नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो कि मिनरल कंपनी है और कोल इंडिया के साथ इसका टाई अप है, यानी वी कैन से दैट सेमी गवर्नमेंट। तो चलिए अपन इसको समझते हैं। इस वैकेंसी में बहुत सारे पद भी है, बैकलॉग पद भी है और रेगुलर पद भी है। तो सारे अपन फैक्ट कवर करेंगे इसमें। ऐसा कोई फैक्ट अपन स्किप नहीं करेंगे जो आपको फॉर्म फिल करते समय या फिर कोई इन्फॉर्मेशन छूटे, ताकि आपको बाद में दिक्कत हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारे फैक्ट इसमें कवर करेंगे ताकि आपको फॉर्म फिल करते समय बेनिफिशियल रहे आपके लिए, है ना। तो जैसा कि इसका नोटिफिकेशन डेट 8/4/2026 है। अब इसको समझते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये कोल इंडिया की सहायक कंपनी है जो कि गवर्नमेंट से रिलेशन रखती है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट इसमें। जैसा कि इसमें ब्रीफ में क्या है कोल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें अपन ने देख लिया है। एक सेकंड और आपको बता देता हूँ ना। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि क्या है क्या नहीं है। तो जिसे सेकल बोलते हैं ना, साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ सहायक कंपनी है भारत सरकार के उपक्रम में, जो कि सेमी गवर्नमेंट जिसे अपन कह सकते हैं, जो कि खदानों एवं नियुक्तियों के हेतु निम्नलिखित पदों के बारे में नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करती है। योग्य अभ्यर्थी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। चलिए अब अपन समझते हैं पदों का विवरण क्या है। तो इसमें कुल रिक्तियां बैकलॉग सहित है सभी, मतलब बैकलॉग जो पुरानी भर्ती बाकी है वो, और आप भी की हैं वर्तमान की, ये सारे इसमें अभी मेंशन है। तो पद बहुत बढ़िया है, अच्छे खासे पद है ना। ऐसा नहीं है कि पद कम है, सफिशेंट है। तो अगला अपन समझ लेते हैं इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आपका वेतन बहुत बढ़िया है ना। वेतन की बात कर रहे हैं तो 47,330 से है। किसके लिए? तो माइनिंग सरदार तकनीकी एवं पर्यवेक्षक ग्रेड सी वालों के लिए, है ना। और इसमें एससी कैटेगरी वालों के लिए 110 है। बैकलॉग 86 पद है ना। 98 आपके ओबीसी वाले के, और 58 आपके ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए 227, या सॉरी 225, 577 टोटल पोस्ट है इसमें। वहीं पर उप सर्वेयर तकनीकी एवं माइनिंग, है ना, माइनिंग वाले जो कि पर्यवेक्षक ग्रेड सी के अंतर्गत आते हैं, इसके 47,300 सेम, मतलब है टोटल वेतन, सेम है दोनों का। इसमें एससी वालों के लिए केवल 8 है, और एसटी वालों के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 7 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, अनरिजर्व 18 है, टोटल 43 पोस्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो रेगुलर भर्ती, ये पहले वाली बैकलॉग है ना, ध्यान रखना। अब इसमें ये है रेगुलर भर्ती के अंदर कंसिडर होगा। तो अगला देख लेते हैं इसमें मामला। अ, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिक ग्रेड सी की बात करें, सेम सैलरी है 47,330 रुपये। एससी वालों के लिए आपकी 83 रुपये हैं। एसटी वालों के लिए रुपये नहीं यार, सॉरी पद है ना, 83 पद है। और एसटी वालों के लिए 61 पद है। ओबीसी वालों के लिए आपका 74 है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 43, 174 अनरिजर्व, 400 टोटल, 435 टोटल पोस्ट है ना। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार इन्होंने, मतलब विकलांग कैटेगरी वालों को भी वेटेज दिया है। अगर आप विकलांग कैटेगरी में हो तो इसके लिए टोटल आपकी 17 रिक्तियाँ इसमें भी है मेंशन की गई है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो सारे डिपार्टमेंट कवर हो जाएंगे आपके, जिसमें अगर विकलांगता इसमें हो आप, और ये इनके बारे में जो लिखने वगैरह जो है ना, बैठने में इनमें दिक्कत आती हो, तो वो सारे ये सहायक फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए है ना। तो इसमें टोटल 70 पोस्ट है। ये सारे इनका फुल फॉर्म भी दे रखा है। वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में देख सकते हो। अगर आप मान लो कि एस हैं तो आप सिटिंग में दिक्कत आ रही है, आपको एस टी खड़ा होने में दिक्कत आ रही है, स्टैंडिंग में
डब्ल्यू है तो आपको वॉकिंग में दिक्कत आ रही है। तो इस तरीके से इन्होंने समझाया भी गया है कि विकलांग किस कैटेगरी वालों को कहते हैं, है ना। तो ये बहुत बढ़िया आपके लिए। फिर आपको अगर मतलब सुनने में या इसमें दिक्कत आती हो, जैसे कि हार्ड ऑफ हायरिंग, है ना, कम सुनने वाले, तो उनके लिए भी है ना। BL का मतलब दोनों पैरों से दिव्यांग, तो इनके बारे में बताया गया डिटेल में, है ना, किन किन को क्या क्या दिक्कत आती है। तो अगर आप इनके बारे में अवगत नहीं हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनका शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हो, है ना। अगला आगे देख लेते हैं, न्यूनतम योग्यता, ये बहुत बढ़िया है। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्षा उत्तीर्ण हो, यानी कि 10वीं और 12वीं अगर आप हो तो आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर ये भी नहीं है आपके, या लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसा कि ये या लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना। तो इसमें आपका माइनिंग इंजीनियरिंग में 3 वर्ष का या डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और नहीं लिखा है, ध्यान रखना, या लिखा है, या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, है ना। तो ये किसके लिए, पद का नाम भी दे रखा, टेक्निकल एवं सुपरवाइजर ग्रेड C के लिए, है ना, जिन्हें अपन माइनिंग सरदार बोलते हैं, जो ज़्यादातर लोग पद का नाम है ये। इसमें कोल माइनिंग और फिर इसमें दूसरा ये है, सेकंड पॉइंट ये दे रखा है इन्होंने, है ना। फर्स्ट तो ये है, सेकंड पॉइंट ये है आपका। एक सेकंड, इसको थोड़ा कंप्रेस होगा, नहीं होगा, एक सेकंड, है ना। हाँ हो जाएगा, कंप्रेस हो रहा है, ठीक है। वो थोड़ा बड़ा रहे तो अच्छा लगता है ना यार, ये बात वो है। तो सेकंड पॉइंट में ये दे रखा है आपको यहाँ से यहाँ तक। तो इसमें कोल माइनिंग रेगुलेशन 2017 के अंतर्गत DGMS द्वारा जारी वैध माइनिंग सरदार क्षमता प्रमाण पत्र, है ना, प्रतिबद्धता, जो कि ओपन कास्ट OOC यानी कि UGC दोनों खदानों में कार्य करने के लिए मान्य हो, अर्थात माइनिंग में कोई अन्य क्षमता प्रमाण पत्र जो अभ्यर्थी को कोल माइनिंग रेगुलेशन 2017 के अनुसार OC और UGC दोनों खदानों में माइनिंग सरदार के रूप में कार्य करने के लिए पात्र बनाता हो। यानी कि 2017 का जो रेगुलेशन है उसके तहत आप उसमें माइनिंग में कार्य करने के लिए पात्र हो कि नहीं, इसमें ये कोई नहीं लिखा गया कि आपका अनुभव होना चाहिए या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए या कोई डिप्लोमा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, पर्टिकुलर। इन्होंने ये यहाँ पे भी 3 वर्ष का या में दे रखा है, ना कि इन्होंने और है ना। तो ये भी नहीं कहा गया है इसमें, है ना। हर एक पॉइंट को आप समझोगे तो आपके लिए बढ़िया रहे। फिर अगले पॉइंट में 3rd नंबर में दे रखा है कुछ, वेद गैस परीक्षण प्रमाण पत्र। आपका कोई वेद जो कि गैस से रिलेटेड है ना, परीक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये इसके बारे में मुझे पता नहीं है। वेद प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड जिसे बोलते हैं अपन, उसके बारे में भी आपके पास होना चाहिए, है ना, फर्स्ट एड। अब ये पता नहीं क्या है मामला, ठीक है, छोड़े। फिर दूसरा ग्रेड B की बात, सॉरी B, जो कि पद उप सर्वेयर के अंतर्गत टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड C में। तो इसमें भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त माइनिंग एवं इंजीनियरिंग डिप्लोमा, या फिर इसमें भी लगा हुआ है ना, इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, दो में से कोई भी होना चाहिए, है ना। मान्य संस्था से माइनिंग या माइनिंग सर्वेयरिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा दोनों। CMR 2017 के अंतर्गत वही सेम खदानों से आप इसके लिए कैपेबल हो कि नहीं, इसके बारे में बताया गया है। अगला टेक्निकल सुपरवाइजर, सहायक फोरमैन की बात कर लेते हैं ना। तो इलेक्ट्रिक, है ना, इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर के बारे में, तो वही मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्षा परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या संबंधित एवं उच्च योग्यता, न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम कंप्लीट होना चाहिए। इसमें या नहीं लगा है बीच में, ध्यान रखना, या केवल यहाँ पे लगा है ना। तो या तो 10th या उससे समकक्ष होना चाहिए, 10th 12th, परंतु यानी इनके बीच में, तो यानी कि 3 वर्ष का पाठ्यक्रम आपका किस में, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, या फिर उच्चतर योग्यता, न्यूनतम 3 वर्ष का पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। इससे रिलेटेड आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। आवेदन आपका स्टार्ट हो चुका 14/5 से
2026 से। तो इसकी लास्ट तारीख है ना, मतलब अंतिम तिथि है, स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी यार। इसमें ये ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है। क्या है अंतिम तिथि? तो 14/5/2026 से स्टार्ट हुआ है, तो 8/4/2026 से आपका ये स्टार्ट हो चुका है। तो अभी टाइम है आपके पास, मतलब करीब करीब 10 दिन तो ये, सॉरी 8 दिन ये और 14 दिन वो, यानी कि 15 से 20 दिन आपके पास है हाँ। तो ये बढ़िया आपके पास मौका है, आप आवेदन कर दीजिए, अभी बहुत सारा टाइम है आपके पास, है ना। और ये पार्ट टाइम, जो भी आपको लगता है कि अगर पार्ट टाइम करना चाहो तो पार्ट टाइम कर सकते हो। ये रिजर्वेशन के बारे में मैंने पढ़ लिया है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपके सारे फैक्ट कवर किया जाएगा। कब से? जो कि नई नीति अभी बनी है 8/4/2026 के। बहुत सारा डिस्प्यूट चल रहा था, जैसे कि ओबीसी के बारे में, है ना। तो वो क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, ईडब्ल्यूएस के बारे में कोर्ट के केस। तो अब जो वो फाइनल वर्डिक्ट, जो जजमेंट है, उसके अकॉर्डिंग अब 2026 के अनुसार ही इस भर्ती में सारे रूल रेगुलेशन लागू होगा। ये जैसे ओबीसी के बारे में इन्होंने दे रखा है, मैंने पढ़ लिया है इसमें, तो इसलिए बोल रहा हूँ ये, है ना। सामुदायिक प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप ये केंद्र सरकार का जो भी वर्डिक्ट हो उसके अकॉर्डिंग आपका चयन किया जाएगा, है ना। ये जो घोषणा पत्र वगैरह जो चाहिए। अब आयु सीमा की बात कर लेते हैं, है ना। तो आयु सीमा आपकी कब से काउंट की जाएगी? तो 8/4/2026 से की जाएगी। न्यूनतम आयु आपकी 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो आपको एस सी एस टी वालों को 5 वर्ष का मिलेगा, सॉरी यार, ओबीसी को 3 वर्ष का मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका इनमें बताया गया है। अगर पहले से आप कहीं सर्विस में हो, सर्विस में, तो उसके +3 कर देना आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, है ना। तो अधिकतम मतलब 50 वर्ष तक आपको इसमें दिया जाएगा, है ना। यहाँ अधिकतम आयु 50 वर्ष होनी चाहिए। अधीन दिव्यांग कैटेगरी में आ रहे हो तो जैसे अनरिजर्व वाले को भी 10 वर्ष दिया जाएगा। ओबीसी एंड एस सी एस टी, तो ओबीसी को और एनसीएल को 13 वर्ष, एस सी एस टी को 15 वर्ष। विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है। जो पहले ऑलरेडी काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, है ना, सहायक कंपनियों में सभी जो एक्सपीरियंस बेस वाले, तो उनके लिए कोई आयु सीमा बाउंड्री नहीं है ना। चयन प्रक्रिया क्या है आपकी? वो बहुत बढ़िया है। तो इसमें चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित सीबीटी जो एग्ज़ाम होगी कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा परिपत्र के अनुसार, यानी पर्सनल इंटरव्यू समाप्त कर के आधार पर आपका चयन किया जाएगा, है ना। तो ये बात जारी है ना। इसके लिए मतलब ऐसा है कि आपको कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं, इंटरव्यू बेस आपके साक्षरता के अनुरूप आपका चयन किया जाएगा। ये यहाँ पे दे रखा है ना, पर्सनल इंटरव्यू समाप्त कर, है ना। और उसी के आधार पर आपका फिर कट ऑफ और जो कि न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले स्वयं घोषणा पत्र या कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में उपस्थित होना होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी आपकी। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड, सॉरी यार, है ना। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, है ना। तो इंटरव्यू के आधार पर आपको बुलाया जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे भी दे रखा है ना, कंप्यूटर अस्थायी रूप से कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाएगा, और पदों की ये सी नंबर का है ना। उनकी पात्रता के समर्थन के लिए गए दावों की जांच सत्यापन सीबीटी की घोषणा में होने वाले बाद किया जाएगा, है ना। तो ये मेरिट सूची के अनुसार अस्थायी रूप से चयनित होंगे। हाँ, ये है कि अगर आप सीबीटी 1 में अगर पास हो जाते हैं, मेरिट सूची में आ जाओगे, तो अस्थायी रूप से चयनित होंगे, ना कि स्थायी रूप से। ये इसमें मेजर फैक्ट है ना। तो इसमें क्या रहेगा इसका, जो कि परीक्षा प्रणाली के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और दोनों संस्करण हिंदी अंग्रेजी दोनों में रहेंगे। अंग्रेजी को महत्व दिया गया है ना। ये दोनों भाषा के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और अंग्रेजी में अगर कुछ गलती हो तो अंग्रेजी मान्य रहेगी, अंतिम अंग्रेजी को ही, मतलब ये अंतिम संस्करण उसी को माना जाएगा, दोनों भाषा में होगा। अब इसमें 2 सेक्शन रहेंगे सीबीटी में।
कौन कौन सा सेक्शन ए में क्या रहेगा, तो आपका सेक्शन ए में आपका रहेगा MCQ 80 रहेंगे टोटल, है ना। बहुविकल्पिक विषय से संबंधित रहेंगे आपके, जो कि तकनीकी ज्ञान हो। सेक्शन बी में सामान्य रूप से अभिरुचि लेवल के, जो कि CIL और SECL के ज्ञान से संबंधित 20 MCQs रहेंगे, है ना। तो ये है इसके बारे में। और एक बात और बहुत बढ़िया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, है ना। अगर गलत होगा तो आपका नेगेटिव नहीं रहेगा, है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ये बात है। फिर इसके बाद आपको मेरिट पैनल में अभ्यर्थी का चयन पदों के लिए उनकी श्रेणियों के अनुसार आधारित परीक्षा CBT निर्धारित कट ऑफ तैयार किया जाएगा, है ना आपका। और इसमें कट ऑफ में क्या रहेगा, तो EWS वालों को 45 अंक लाना पड़ेगा, तो आप मेरिट सूची में चले जाओ। OBC NCL ESM वालों को 40 अंक और SC ST वालों को 35 अंक, तो आप मेरिट के लिए योग्य हो, है ना। मतलब आप पास हो जाओगे, ये कट ऑफ ये बता रहा है इसमें। इसका लेवल बहुत कठिन होगा। और आपका जो जन्म तिथि वगैरह है वो 10-12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही काउंट की जाएगी, इसमें ये ध्यान रखना है ना। और अगला समझ लेते हैं इसमें, परीक्षा का शहर ऑनलाइन है ना। तो ऑनलाइन ये आवेदन करने के लिए ये वेबसाइट है, इस पर अप्लाई कर देना जाकर, है ना, अप्लाई। तो और दूसरा है कि इसमें क्या है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा उल्लेखित शहरों में किया जाएगा, है ना। जो इसमें दे रखा है उसी में, मतलब जहाँ इसमें उल्लेख है इस वीडियो में, वहीं पर ही होगा और कहीं नहीं होगा। ये तो इनका आवेदन करने में क्या क्या चाहिए, है ना, फ़ोटो वगैरह का जो टर्म कंडीशन है वो है। अब इसमें देख लेते हैं कि एग्ज़ाम फीस वगैरह क्या रहेगी। तो अनरिजर्व और ओबीसी में भी क्रीमिलियर एवं नॉन क्रीमिलियर और EWS वालों के लिए 1000 रुपये प्लस 180 रुपये GST लगे, कुल 1180 रुपये आपके लगे। अगर आप SC ST ES या PWD विभाग यानी महिला अभ्यर्थी हो, विभागीय अभ्यर्थी हो, है ना, तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगी इसमें, है ना। ये इसमें है, डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, हाँ। आगे अपन समझ लेते हैं इसमें, अगर आपको किसी प्रकार का फॉर्म फिल करते या हेल्प चाहिए या कोई दिक्कत हो, तो ये वेबसाइट ये ईमेल है, इस पे जाकर आप ईमेल भी कर सकते हैं या इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो उसका समाधान मिल सके। अगला समझ लेते हैं, अपन मेन पॉइंट ही कवर करेंगे इसमें। इसमें तो पहले भी अपन ने देख ही लिया था कि क्या था क्या नहीं, फिर भी अपन एक बार और देख लेते हैं। तो ये प्रारंभ जमा करने का फॉर्म पंजीयन स्टार्ट हो चुका 15/4 से। इसका अंतिम है 14/5/2026, अंतिम है, रात के 12 बजे तक आप कर सकते हो, है ना। तो इसमें वो कुछ परीक्षा घोषणा इनके बारे में कोई अभी नहीं है, ये बोल रहे डाउनलोड एडमिट कार्ड वगैरह आधिकारिक वेबसाइट पे ही कर सकते हो आप। और हाँ, एक बात ये है कि अगर कोई भी अगर होगा चयन में कोई किसी प्रकार का कुछ भी त्रुटि या कुछ भी डिस्प्यूट वगैरह, है ना, तो वो अंतिम आपका SECL का ही निर्णय माना जाएगा, ना कि किसी और का, है ना। तो इन्होंने ये लिख भी दिया है ना। बढ़िया है ये तो, ठीक है। तो ये था, इन शॉर्ट में अपन ने समझने की कोशिश करी ताकि सारे फैक्ट इसमें कवर हो जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।